हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निश क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले देखो एलिमेंट आज हमें 118 एलिमेंट्स का पता है और उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलॉइड्स होते हैं। एलिमेंट 3 तरह के होते हैं, उनमें से कुछ मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा मेटल्स होते हैं, तकरीबन 80% एलिमेंट्स क्या हैं, मेटल्स हैं, और उसके बाद नॉन मेटल्स हैं और सबसे कम आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स की काउंटिंग सबसे कम है। अब हम पढ़ेंगे मेटल्स नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि उनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो देखने में कैसी होती है, अपीयरेंस कैसी होती है, डल होती है, शाइनिंग होती है, उनकी आवाज़ कैसी होती है, ये सब कुछ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। मेटल्स होती हैं जो ब्राइट लस्टर होती हैं, मतलब कि ये शाइनिंग करती हैं, शाइनिंग सरफेस होता है इनका। इनकी जो अपीयरेंस है, मतलब देखने में क्या होती है, चमकदार होती है, लस्ट्रस होती हैं ये, ठीक है। उसके बाद आती है मेलेबिलिटी। मेटल्स मेलेबल भी होती है, मतलब मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको हथौड़े से पीटेंगे तो इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जो ड्रम वगैरह, ढोल वगैरह बनते हैं, जो होते हैं वो इसी मेटल से बनते हैं। उनको हम जितना चाहे हैमर करके पीट कर हथौड़े से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है डक्टिलिटी। मेटल्स डक्टाइल होती हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इनको हम खींच कर, ठीक है, थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो जो वायर्स होती हैं वो तारें होती हैं, जो बिजली की तारें देखो कॉपर की होती हैं, सिल्वर की होती हैं, ठीक है, इसी की तारें बनती हैं। अब कभी सुना है लक्कड़ की तार या कार्बन की तार, कोयले की तार? नहीं होती ना, क्योंकि वो डक्टाइल नहीं होती। जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होती हैं, उनको हम खींच कर थिन वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद ये सोनोरस होती हैं। सोनोरस मतलब कि अगर ये एक मेटल दूसरे मेटल से टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जैसे स्कूल में बेल होती है, रिंग बेल होती है, ठीक है, वो लोहे की बनी होती है। अगर वो लक्कड़ की बनी हो, जो स्कूल में बेल होती है वो अगर लकड़ी की हो तो ऑब्वियसली हमें आवाज़ नहीं सुनाई देगी। बट जो स्कूल में अगर लोहे की बेल होती है तो वो कितनी दूर तक सुनाई देती है। ऐसे ही मंदिरों में जो घंटी होती है वो भी मेटल्स की बनी होती है ना। उसके बाद आता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की गुड कंडक्टर्स हैं, मतलब कि उनमें से हीट भी अच्छी पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। अब जो तारें कॉपर की होती हैं, कॉपर तांबे की तार, तो तांबा क्या है, एक मेटल है। हमारे जो वायर्स आती है तांबे की तार की होती है ना, तो इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। जिनमें से अच्छे से पास हो जाए इलेक्ट्रिसिटी, सो वो गुड कंडक्टर होता है। हीट भी, जो हमारे यूटेंसिल्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, तो वो गर्म हो जाते हैं प्रॉपर। सो ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। वैसे तो सभी मेटल्स सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर पर, सभी की सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी। एक्सेप्ट मरकरी के सिवाय बाकी सभी जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती है। मरकरी एक ऐसी मेटल है, ये लर्न रखना है आपने, एक्सेप्शनल केस है कि पूछ सकते हैं कौन सी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। ये लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। मरकरी मतलब पारा, जिसको हम पारा बोल देते हैं, पारा है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। और एक और मेटल है गैलियम, ये लिक्विड होती है ऑन हॉट डेज, मतलब कि अगर हम ज़्यादा गर्म हो तो लिक्विड होती है, रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड नहीं होगी। अगर ज़्यादा गर्मी है तो ये लिक्विड होगी, अदरवाइज नहीं होती। तो इसीलिए मेन तो ये मरकरी ही है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। आगे है ऑल मेटल्स आर हार्ड। सभी मेटल्स हार्ड होती हैं, सभी की सभी मेटल्स हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटाशियम को छोड़कर बाकी सभी मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। दीज टू आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन इजीली बी कट विद नाइफ। कहते हैं इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं कि इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम, ये इसका एक्सेप्शनल केस है,
सोडियम और पोटाशियम। पूछ सकते हैं कि कौन सी मेटल को हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो वो है सोडियम एंड पोटाशियम। Metals have good tendency to lose electrons and so called electropositive. मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकें, ठीक है, ये गेन नहीं करती, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं। लूज करने के बाद ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। ये थी मेटल्स की प्रॉपर्टी। आगे नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स मेटल्स का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, मतलब जो मेटल्स नहीं है। नॉन का मतलब जो मेटल्स नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। इनकी अपीयरेंस क्या होती है? डल होती है, नॉन लस्ट्रस होती हैं। मेटल्स लस्ट्रस होती हैं, ये डल होती है, नॉन लस्ट्रस, बिल्कुल शाइनिंग नहीं होती ये, एक्सेप्ट आयोडीन। इसका एक्सेप्शनल केस है आयोडीन। आयोडीन लस्ट्रस होती है, मेटल्स की तरह ये शाइन करती है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस आपको लर्न रखने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन इन एक्सेप्शनल केसेस में से ही बनकर आएगा, ठीक है। जो ये एक्सेप्शनल केसेस है, वैसे तो नॉन मेटल सभी डल होते हैं, ये तो आपको लर्न हो जाएगा, बट किस नॉन मेटल, कौन सी नॉन मेटल को छोड़कर बाकी सभी डल होती है सिवाय आयोडीन को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि आयोडीन क्या होती है? लस्ट्रस होती है। सो पूछ सकते हैं कौन सी नॉन मेटल लस्ट्रस होती है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे बनकर आएगा जो एक्सेप्शनल केसेस है, इसलिए मेनली आपको एक्सेप्शनल केस ही लर्न करने पड़ेंगे। आगे नॉन मैलिएबल। ये नॉन मैलिएबल होती है, मेटल्स मैलिएबल होती हैं। नॉन डक्टाइल, ठीक है, नॉन स्नोरस होती हैं। अगर ये मतलब साउंड प्रोड्यूस नहीं करती, बहुत थोड़ी सी साउंड प्रोड्यूस करती है, दूर तक सुनाई नहीं देती, इतनी सी साउंड प्रोड्यूस करती है, बस जो पास है सिर्फ उन्हीं को ही सुनाई देगी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। सॉलिड एंड गैस। मेटल्स क्या थी? सभी की सभी मेटल सॉलिड थी सिवाय मरकरी को छोड़कर, बट ये सभी की सभी मेटल या तो सॉलिड, नॉन मेटल्स या तो सॉलिड है या फिर गैस है, इन दोनों में से होंगी, एक्सेप्ट ब्रोमीन। सिर्फ एक ब्रोमीन है जो लिक्विड है, बाकी सभी या तो सॉलिड होंगी या गैस होंगी, एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन ही ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर। मेटल में से मरकरी आएगी, नॉन मेटल में से ब्रोमीन आएगी, ठीक है। ऑल मेटल्स आर सॉफ्ट। सभी की सभी नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, मेटल्स हार्ड होती हैं, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर बाकी सभी नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती है। डायमंड क्या होता है? हार्डेस्ट मेटल, नेचुरल सब्सटेंस है। डायमंड एक नॉन मेटल होके भी हार्डेस्ट है। सभी सब्सटेंसेस में सबसे ज्यादा हार्ड कौन सा सब्सटेंस है? डायमंड है, जबकि ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है? हार्डेस्ट है, सबसे ज्यादा हार्ड है ये, ठीक है। वैसे तो देखो अभी हमने किया है कि सभी के सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं? बैड कंडक्टर, ठीक है। जो ये प्रॉपर्टीज है जनरली सभी के लिए होती हैं, ये बैड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बट देखो ग्रेफाइट है जो वो कंडक्टर है गुड इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का ये गुड कंडक्टर है, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। नॉन मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। मेटल के पास लूज करने की थी, इनके पास एक्सेप्ट करने की, गेन करने की, ठीक है। ये ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो गेन लूज कर सकते हैं। एंड फॉर्म अनायंस, क्या बनाती हैं? ये अनायंस बनाती हैं। सो नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आगे मेटलॉइड्स। मैंने कहा था 3 तरह के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट होते हैं विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मतलब मिक्सचर होते हैं ये, मतलब मिक्स प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी नॉन मेटल के साथ मिलती होती हैं, कुछ की तो सभी के दोनों के साथ प्रॉपर मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं ये, नॉन मेटल्स की दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब कि वो किसके साथ रिएक्शन करती हैं, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स किसके साथ रिएक्ट करते हैं और किसके साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है, ठीक है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। सो फर्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन।
सबसे पहले क्या बता रहे हैं कि मेटल्स है वो रिएक्ट कर रही हैं ऑक्सीजन के साथ। सो ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। कहते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन सभी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाती हैं, मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल और ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ठीक है, ये तो सिंपल है, मेटल और ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बन गया। आगे इनके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि क्या कौन सी किस तरीके से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, कोई स्लो रिएक्ट करती है, कोई फास्ट रिएक्ट करती है, उस हिसाब से है। क्या कह रहे हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड का मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था ये हमने कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर में। बट देयर आर सम ऑक्साइड्स सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ये आपने याद रखना है, एक है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दूसरा है जिंक ऑक्साइड। ये दो मेनली ये दोनों ऑक्साइड्स शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। एसिडिक नेचर भी शो करते हैं, ये बेसिक भी। वैसे तो सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट ये दोनों कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं एल्यूमिनियम और जिंक के जो दोनों नेचर शो करते हैं। सो सच मेटल ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ऐसे मेटल्स को हम क्या मेटल ऑक्साइड्स को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो दोनों प्रॉपर्टीज शो करे, एसिडिक की भी बेसिक की भी। सो उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल लर्न रखनी है आपने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आगे है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। कहते सभी मेटल सेम रेट पर रिएक्ट नहीं करती, कुछ फास्ट रिएक्ट करती हैं, कुछ स्लो रिएक्ट करती हैं। सो मेटल सच एज पोटाशियम एंड सोडियम, पोटाशियम एंड सोडियम, इन दोनों के बारे में बता रहे हैं, पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइग्रसली। वाइग्रसली मतलब बहुत ज्यादा फास्ट, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा फास्ट, इतनी ज्यादा फास्ट रिएक्ट करती हैं दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। अगर उनको ओपन में एयर में रखा जाए तो वो आग पकड़ लेती हैं, उनको आग लग जाती है। सो दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन कैरोसिन ऑयल। सो इसीलिए उनको किस में रखा जाता है, कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। सो पूछ सकते हैं कि कौन सी मेटल्स को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो पोटाशियम एंड सोडियम को कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, अगर इनको बाहर एयर में रखेंगे तो इनको आग लग जाएगी, इनको पानी में भी आग लगती है। ठीक है, इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। वैसे जनरली देखा जाए कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, मिट्टी के तेल के साथ सभी चीज़ों को आग लग जाती है, बट पोटाशियम एंड सोडियम को मिट्टी के तेल में आग नहीं लगती, इनको आग लगती है हवा में और पानी में। ठीक है, क्योंकि हवा में भी ओपन में पानी मॉइस्चर तो होता है, सो इसी वजह से ये दोनों में आग लगती है, हवा में भी आग लगती है और पानी में भी आग लगती है। ठीक है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को अगर हम हीट करें तो वो बर्न नहीं होती, लोहे को जल्दी जल्दी आग नहीं लगती। बट आयरन फीलिंग्स बर्न, आयरन फीलिंग्स होती है बहुत ज्यादा, बहुत बारीक आयरन के टुकड़े, टुकड़े नहीं कह सकते उनको, बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत पतले, बहुत बारीक, जैसे छोटे छोटे धागे की तरह होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बारीक, चावल से भी पतला होता है आयरन फीलिंग्स। ठीक है, उनको अगर हम फ्लेम में फेंकेंगे, ठीक है, स्प्रिंकल करेंगे फ्लेम के ऊपर, तो वो बर्न होंगे वाइग्रसली, उनको जल्दी आग लग जाएगी। वैसे तो लोहे को कहते हैं जल्दी आग नहीं लगती, लोहे को तो पता है ना कि आग नहीं लगती, हीट करने पर उसको वो बर्न नहीं करता। बट अगर उसकी आयरन फीलिंग्स को, लोहे की बहुत बारीक टुकड़ों को, चावल से भी ज़्यादा पतले और छोटे होते हैं वो फीलिंग्स होती हैं जो, उनको अगर फ्लेम में स्प्रिंकल करेंगे तो उनको बहुत जल्दी आग लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट मेटल है कॉपर। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर को आग नहीं लगती, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बट जब कॉपर गर्म हो जाती है तो इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ब्लैक कलर की। वो ब्लैक कलर की लेयर होती किसकी है, कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर को आग नहीं लगती, वो बर्न नहीं करता, बट जब वो गर्म होता है कॉपर तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, वो ब्लैक लेयर कॉपर ऑक्साइड की होती है।
ठीक है। आगे है सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अब सिल्वर और गोल्ड को तो वो तो रिएक्ट ही नहीं करते। अब हम सिल्वर और गोल्ड के मतलब कि गहने वगैरह पहनते हैं, है ना, ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, सिल्वर और गोल्ड की होती है। तो वो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दो तो वो तो जल्दी खराब हो जाया करे, उनको आग लग जाया करे या कुछ भी हो जाया करे, बट वो रिएक्ट नहीं करती। हाई टेम्परेचर पर भी वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस का नाम है। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एक थिक लेयर बन जाती है। उस लेयर के बनने वाले प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनोडाइजिंग बोलते हैं। ये थी मेटल्स की रिएक्शंस ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ है? पानी के साथ है, ठीक है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड अ हाइड्रोजन गैस। जब भी ये पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो मेटल ऑक्साइड बनता है और एक हाइड्रोजन गैस बनती है। सो मेटल जब पानी के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एक मेटल ऑक्साइड, सेम वही रिएक्शन प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। अब अगर जो मेटल ऑक्साइड है इसको दोबारा अगर पानी में डिसॉल्व किया जाए, कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, पानी में डिसॉल्व होकर वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन सभी मेटल ऑक्साइड के लिए नहीं है, मेन रिएक्शन तो यही है हमारी, ठीक है। मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कहते हैं जो मेटल्स हैं, कौन सी मेटल? पोटाशियम एंड सोडियम। ये दो मेन मेटल्स हैं, पोटाशियम एंड सोडियम, रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर के साथ ये बहुत जल्दी रिएक्ट करती हैं। मैंने अभी आपको जब ऑक्सीजन के साथ बताया था रिएक्शन के वक्त कि जो पोटाशियम एंड सोडियम है ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करती हैं और कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करती हैं। सो द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर, कि जो ये हाइड्रोजन इवॉल्व होती है वो एकदम से आग पकड़ लेती है, ठीक है। पानी में फेंकेंगे तभी इसको आग लग जाएगी, फेंकने से पहले ही मतलब कि आग पकड़ लेगी। ये इतनी ज्यादा हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सो एक रिएक्शन दी हुई है इन्होंने पोटाशियम के साथ, पोटाशियम सॉलिड फॉर्म में है प्लस वाटर गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन प्लस हीट। हीट बाहर निकलती है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इतनी ज्यादा हीट बाहर निकलती है कि उसको हाइड्रोजन को क्या लग जाती है? आग लग जाती है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। कैल्शियम की रिएक्शन इतनी ज्यादा वायलेंट नहीं होती, बट जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो क्या करने लग जाता है? फ्लोट करने लग जाता है बिकॉज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्यों फ्लोट करने लग जाता है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं उसकी वजह से ये फ्लोट करने लग जाता है, वो स्टिक कर जाते हैं इसके साथ। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट आल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। मैग्नीशियम भी फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है। अगेन मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर। जो ये मेटल्स हैं एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना ही हॉट वाटर के साथ। दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं, भाप के साथ रिएक्ट करके सेम रिएक्शन होती है इसकी, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये किसी भी फॉर्म में वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड लेड, ये चारों मेटल्स किसी भी फॉर्म में, वाटर के किसी भी फॉर्म में रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद है आगे हमारे पास मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल्स की रिएक्शन एसिड के साथ। कहते हैं जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। जब वो ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनते हैं। वो कहते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स
डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, मतलब मैग्नीशियम में सबसे ज़्यादा बबल्स बनेंगे, फिर एल्यूमिनियम में, जिंक में और आयरन में। मतलब कि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, आयरन कम रिएक्ट करेगी एसिड के साथ। ठीक है, जितने ज़्यादा बबल्स बनेंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बन रही है, हाइड्रोजन गैस ज़्यादा बन रही है मतलब उतना ज़्यादा तेज रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम में रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, बल्कि आयरन में कम होता है। इन द केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन, कॉपर के केस में कहते कोई बबल्स नहीं बनते, एंड टेम्परेचर रिमेन अनचेंज, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होता। सो कॉपर कहते हैं कॉपर के केस में कोई बबल्स नहीं बनते और टेम्परेचर सेम रहता है। सो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, कॉपर HCl के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, आगे हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अभी हमने एसिड वाली रिएक्शन की है, उसमें कहा है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनती है और साल्ट बनता है। बट अगर हम एसिड में निट्रिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जो भी है नाइट्रिक एसिड ले लें तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड नहीं होती। ठीक है, बट मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर रहा है, अगर नाइट्रिक एसिड मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जनरली नाइट्रिक एसिड किसी भी मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता सिवाय मैग्नीशियम और मैग्नीज के। उसके बाद आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो, पॉइंट कह लो, एक्वारीजिया। एक्वारीजिया, ठीक है, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है, फ्रेश मिक्सचर होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि इसको बनाकर रख सकेंगे, हम बनाकर नहीं रखना पड़ता, ये एट अ टाइम ही बनाना पड़ता है, जब इसकी जरूरत हो उसी टाइम बनाना पड़ता है, उसी टाइम प्रिपेयर करना पड़ता है। ये किस चीज का मिक्सचर होता है, कंसनट्रेटेड HCl का और कंसनट्रेटेड HNO3 का। मतलब कंसनट्रेटेड HCl का मतलब इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है और इसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं है, प्योर एसिड लेने हैं HCl और HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और निट्रिक एसिड दोनों एसिड्स का मिक्सचर है एक्वारीजिया। अगर हम कहते 3:1 में है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये 3 ग्राम है तो ये 1 ग्राम होगा। ठीक है, ये 3:1 में होंगे। कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर है और इसकी रेशियो फिक्स होती है 3:1। सो कहते हैं इट कैन डिजोल्व गोल्ड, इसमें गोल्ड डिजोल्व हो जाता है। अगर गोल्ड को डिजोल्व करना हो तो एक्वारीजिया की हेल्प से ही हम डिजोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज गोल्ड को हम डिजोल्व नहीं कर सकते। इवन तो नीदर ऑफ दीज एसिड्स कैन डू अलोन, इट इज हाईली क्रोसिव। कहते ओनली ये वाला एसिड या फिर ओनली ये एसिड, ये दोनों अकेले अकेले तो गोल्ड को डिजोल्व नहीं कर सकते, बट अगर हम इन दोनों को इस रेशियो में मिक्स कर दें तो इसमें गोल्ड डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, जो ये एक्वारीजिया है बहुत ज्यादा क्रोसिव होता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और है, द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहते कंपाउंड का बनना किस वे से बनना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल, मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकल गए, किस में चले गए, नॉन मेटल में। मेटल में से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, नॉन मेटल में चले गए, आर नोन एज आयनिक कंपाउंड। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, बट ट्रांसफर कहाँ से होता है, मेटल से नॉन मेटल से की तरफ। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि इनकी जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसी वजह से ये सॉलिड और हार्ड होते हैं। और ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर हम सॉलिड पर फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। कुछ सॉलिड्स होते हैं कि अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। अब जैसे ये पेन है, पेन के ऊपर अगर मैं इसको ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी तो ये टूट जाएगा। ब्रिटल का मतलब है कि अगर हम उस पर ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करें तो वो टूट जाता है। उसके बाद है दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि वो हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जिसकी वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे आर सोलूबल इन वाटर, वाटर में सोलूबल होता है, और इनसोलूबल इन कैरोसिन एंड पेट्रोल, पेट्रोल में नहीं घुलते या कैरोसिन में भी नहीं सोलूबल, ये सिर्फ पानी में सोलूबल होते हैं।
दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि वो आयन से मिलकर बनते हैं आयनिक कंपाउंड। नाम से ही क्लियर है आयनिक कंपाउंड। आयनिक का मतलब किससे मिलकर बने हुए हैं? आयन से। अगर आयन्स प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होगी। ठीक है, तो ये थी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और जिसको भी ये वीडियो या टॉपिक अच्छा लगा तो वो इस वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, और जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।